नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया भारतीय विधिज्ञ परिषद के बारे में, इसके लीगल प्रोविज़न, फंक्शन, पावर और रिसेंट के कुछ चेंजेस के बारे में। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को हिंदी में भारतीय विधिज्ञ परिषद कहा जाता है। बार काउंसिलिंग परिषद क्या है? अखिल भारतीय बार समिति की सिफारिश पर संबंधित राज्य बार काउंसिलिंग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संचालन के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य बार काउंसिलिंग की स्थापना की गई है। धारा 4 में जो है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है और धारा 3 में राज्य स्टेट बार काउंसिलिंग है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में वे सदस्य होते हैं जो प्रत्येक राज्य से बार काउंसिलिंग से चुने जाते हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जो पदेन सदस्य होते हैं। राज्य बार काउंसिलिंग के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। परिषद को अपने सदस्यों में से 2 वर्ष की अवधि के लिए अपने स्वयं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने की शक्ति है। अब इसमें लीगल प्रोविज़न क्या है? जो कानूनी प्रावधान है वो अधिवक्ता अधिनियम बार काउंसिलिंग के साथ साथ अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करता है, जबकि विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3 स्टेट बार काउंसिलिंग के बारे में बात करती है और धारा 4 बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का उल्लेख करती है। धारा 4 बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की संरचना के बारे में भी बात करती है। अधिनियम की धारा 5 बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित करती है और कहती है कि इसका स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी। यह बार काउंसिलिंग को उस नाम से मुकदमा करने का भी अधिकार देता है जिससे वह जाना जाता है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नियम, प्रक्रिया और आचरण के तरीके का प्रयोग करने के लिए निर्धारित नियम और विनिमय हैं, जिसमें बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिलिंग को कार्य करना चाहिए। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के निगम परिषद के सदस्यों के चुनाव और बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं। यह कर्मचारियों के विभिन्न सदस्यों के चयन के लिए योग्यता एवं शर्तों के लिए शर्तें निर्धारित करता है। यह परिषद की बैठक की प्रक्रिया या समिति की बैठक और उनकी रिपोर्ट को भी निर्दिष्ट करता है। अब फंक्शन जानते हैं हम। फंक्शन ऑफ द बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या हैं? इस अधिनियम की धारा 7 बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इसके बाद बीसीआई के रूप में के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। 1973 के अधिनियम 60 द्वारा एक संशोधन किया गया जिसमें कारण धारा 7 में अधिक कार्य सम्मिलित किए गए हैं। धारा 7 बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निकायों जैसे इंटरनेशनल बार एसोसिएशन का सदस्य बनाने की शक्ति भी देती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार बार काउंसिलिंग के कार्य इस प्रकार है। अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करने के साथ साथ उनके अधिकार, विशेषाधिकार और हितों की रक्षा करना सबसे पहला काम है। बीसीआई प्रत्येक राज्य बार काउंसिलिंग की अनुशासन समिति के साथ अपनी अनुशासन समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है। बार काउंसिलिंग सभी राज्य बार काउंसिलिंग को पर सामान्य पर्यवेक्षक और नियंत्रण रखती है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के पास एडवोकेट एक्ट के तहत किसी भी मामले से निपटने या निपटाने की शक्ति है, जिसमें स्टेट बार काउंसिलिंग द्वारा इसे भेजा जा सकता है। बीसीआई देश के भीतर और बाहर विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है जिनकी कानून में डिग्री को एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में अनुमति दी जाएगी। बीसीआई को इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों का दौरा करने और निरीक्षण करने का अधिकार होता है जो कॉलेज को मान्यता देते हैं। बीसीआई कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देता है और भारत में ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों से परामर्श करके ऐसी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है। अधिवक्ता अधिनियम के धारा 9 उसी के लिए एक कानूनी शिक्षा समिति का गठन करती है। यह समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करती है और बीसीआई को रिपोर्ट करती है। बीसीआई के पास विभिन्न कानून सुधारों को बढ़ावा देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए उनके बारे में अपना सुझाव या सिफारिश देने की शक्ति होती है। बीसीआई प्रख्यात न्यायविदों द्वारा विभिन्न कानूनी विषयों पर सेमिनार और वार्ता आयोजित करता है और पत्रिकाओं
और कानूनी हितों के कागजात में प्रकाशित करता है, यानी पत्रिका और जो लेख होते हैं उनमें प्रकाशित करता है। बीसीआई के पास बार काउंसलिंग के फंड का प्रबंधन और निवेश करने की शक्ति है। बीसीआई विकलांग, गरीबों और अन्य अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता दे सकता है। बीसीआई कानूनी सहायता केंद्रों और कानून पुस्तकालयों की स्थापना के लिए धन का उपयोग कर सकता है। बीसीआई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनुदान, दान और उपहार प्राप्त भी कर सकता है। बीसीआई के पास विभिन्न समितियों जैसे अनुशासनात्मक समितियां, शैक्षिक समितियां आदि को नियुक्त करने की शक्ति है। बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव करने के लिए बीसीआई नियमित चुनाव आयोजित करता रहता है। अब पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी शक्तियाँ क्या क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट एक्ट की धारा 15 के प्रावधानों के तहत नियम बनाने का अधिकार है। अधिनियम बार काउंसिल के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव विवाद, बार काउंसिल में आकस्मिक रिक्तियों को भरने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद के अन्य सदस्यों की शक्तियाँ और कार्यों के लिए कुछ नियम प्रदान करता है। बार काउंसिल के पास उन्हें दी गई धनराशि का प्रबंधन और निवेश करने और सेमिनार, कार्यशाला और कानूनी सहायता के आयोजन के लिए अपने विवेक से उपयोग व निवेश करने की शक्ति है। बार काउंसिल के पास सुचारू कामकाज और विभिन्न शक्तियों के वितरण के लिए विभिन्न समितियों का गठन करने की भी शक्ति होती है। बार काउंसिल की कुछ समितियां इस प्रकार हैं। कानूनी शिक्षा समिति, लीगल एजुकेशन कमेटी, यह कानूनी शिक्षाविदों के उद्देश्य से अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 10(2)(b) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। शिक्षा समिति भारत और विदेशों में कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। वे उन विश्वविद्यालयों को भी तय करते हैं जिनके कानून की डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता दी जाती है। दूसरा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सार्वजनिक कल्याण और धर्मार्थ संगठन की शुरुआत की जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडियन ट्रस्ट 1974। इस समिति का उनका मुख्य उद्देश्य देश में मान्यकृत लॉ स्कूल स्थापित करना और कानूनी शोध को बढ़ावा देना। अगला है कानूनी शिक्षा निर्देशालय। कानूनी शिक्षा निर्देशालय की स्थापना करना संचालन, पहल, समर्थन, आयोजन और प्रशासन के उद्देश्य से की गई है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देता है। ये कानूनी शिक्षा की निश्चितता करता है। कानूनी अनुसंधान के तहत उन्नत विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है वो बनाता है। भारतीय छात्रों से कार्यशाला कार्यक्रम में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपने कानून की डिग्री पूरी करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों से पंजीकरण की मांग कर रहे हैं। अब कुछ रिसेंट चेंज हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हालिया बदलाव। हाल ही में बार काउंसिल ने 1 वर्षीय LLM पाठ्यक्रम को बंद कर दिया था जो कि कई कानूनी विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया गया था और इसे कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बना दिया था। इस उद्देश्य के लिए जारी बार काउंसिल की अधिसूचना ने एक छात्र के लिए अपने परास्नातक LLM के लिए खुद को नामांकित करने के लिए योग्यता के रूप में 3 या 5 साल का BA LLB पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार प्रवेश स्तर की योग्यता के रूप में उपयुक्त LLB और या BA LLB की डिग्री के बिना किसी भी स्नातक जैसे व्यवसाय कानून या मान्यता अधिकार या किसी अन्य कानून से संबंधित योग्यता के लिए खुली प्रणाली में पेश की जाने वाली कानून की किसी भी विशेष शाखा में मास्टर डिग्री अब से अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।